तो हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं एंजाइम्स को। एंजाइम्स जो होते हैं हमारे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे बायोमोलिक्यूल्स टॉपिक के अंदर। सबसे पहले मैं आपको एंजाइम्स का जो है इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। एंजाइम्स के इंट्रोडक्शन का पहला पॉइंट है, ये जो है हमारे ऑर्गेनिक बायोकैटलिस्ट भी कहलाते हैं। ऑर्गेनिक बायोकैटलिस्ट दैट एक्सेलरेट रेट ऑफ रिएक्शन। एंजाइम्स की जो डेफिनेशन है गाइज मैंने आपके लिए यहाँ पर लिख दी है। ये एंजाइम्स जो होते हैं हमारे ऑर्गेनिक बायोकैटलिस्ट होते हैं, जो कि हमारी जो रेट ऑफ रिएक्शन है उसको क्या करते हैं, एक्सेलरेट कर देते हैं, यानी बढ़ा देते हैं। लेकिन यहीं पर अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे क्या एंजाइम्स रिएक्शन को स्टार्ट करवा सकते हैं, तो ये जो है बिल्कुल ही गलत है। एंजाइम्स कभी भी रिएक्शन को जो है स्टार्ट नहीं करवा सकते। एंजाइम्स जो है बस उसके जो रेट है उसको कम या ज़्यादा करा जा सकता है एंजाइम्स के थ्रू। और जो एंजाइम्स है वो सबसे पहले किसने डिस्कवर्ड किया था? फर्स्ट डिस्कवर्ड एंजाइम जो था वो था हमारा डाइटेज। डाइटेज नाम का एंजाइम था, या फिर इसे जो है हम लोग आजकल अल्फा इमाइलेज भी कहते हैं। टर्म किसने दिया था एंजाइम? ये जो टर्म एंजाइम है ये एक साइंटिस्ट थे, कुहने नाम के साइंटिस्ट, इन्होंने जो है ये टर्म दिया था और इन्होंने ही जो बताया था। मैं यहाँ पर जो है थर्ड पॉइंट लिख रहा हूँ, जिन साइंटिस्ट ने इसको जो टर्म कुहने दिया था उन्हीं ने जो है बताया था कि एंजाइम्स जो होते हैं वो प्रोटीन्स होते हैं। एंजाइम्स आर प्रोटीन्स, दे आर जस्ट प्रोटीन्स। और यहाँ पर जो है मैं एक फोर्थ पॉइंट जिसे मैं स्टार मार्क कर रहा हूँ, जो कि मैंने आपको बताया था, एंजाइम्स कैन नॉट स्टार्ट अ रिएक्शन, कैन नॉट start a reaction but they can accelerate the rate of increase the rate of reaction। ये जो पॉइंट है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको जो है इसे याद करके रखना है। अब जो हम लोग कुछ एंजाइम्स की प्रॉपर्टीज़ देखने जा रहे हैं। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ एंजाइम के अंदर सबसे पहली जो प्रॉपर्टी होती है एंजाइम की वो होती है उसका नेचर कैसा है। एंजाइम जो होते हैं उनका जो स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो वो जो स्ट्रक्चर होता है उनका 3D स्ट्रक्चर होता है एंजाइम्स का। प्रोटीन्स जो कि एंजाइम्स जिस प्रोटीन से बने होते हैं वो प्रोटीन्स होते हैं टर्शियरी प्रोटीन्स। इस पे जो है क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस तरीके के प्रोटीन्स होते हैं, तो वो होते हैं हमारे टर्शियरी प्रोटीन्स। अब इसके बाद जो है जितने भी एंजाइम्स होते हैं, ऑल एंजाइम्स एक्सेप्ट राइबोजाइम्स, राइबोजाइम्स को छोड़ करके, ये जो है क्वेश्चन है एक, सारे एंजाइम्स राइबोजाइम को छोड़ के क्या होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं। ये एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन है जो कि मैंने आपको यहाँ पर बताई है। अब जो है हम इनकी सेकंड प्रॉपर्टी, जैसे कि सबस्ट्रेट स्पेसिफिसिटी कहा जाता है, उसके अंदर मैं आपको बताता हूँ। एंजाइम्स जो होते हैं हमारे वो एक या एक से ज़्यादा एक्टिव साइट्स पर लग सकते हैं। केवल एक जो है स्पेसिफिक सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल होता है उसी पर जो जाके हमारे एंजाइम्स जो है अटैच होते हैं। एंजाइम्स अटैच ओनली एट स्पेसिफिक सबस्ट्रेट लोकेशन। ऐसा नहीं है कि एंजाइम जो है कहीं भी जाके जो है अटैच हो जाएगा, वो जो है एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट जगह लोकेशन पर जो है जाके अटैच होगा। जैसे कि जो हमारे जो हार्मोन्स होते हैं जो कि किडनी से निकलते हैं, वो जो कि किडनी रिलीज़ करती है हमारी आरबीसी को जो है फॉर्मेशन के लिए, वो जो हार्मोन है हमारा लीवर में जाके एक्टिव होता है। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि ये एंजाइम्स जो हैं केवल एक स्पेसिफिक साइट पर ही एक्टिव होते हैं। थर्ड जो इसकी प्रॉपर्टी है वो है अनचेंज्ड और रीयूज्ड के बारे में। तो मैं आपको सबसे पहले यहाँ पर एक रिएक्शन लिखता हूँ। ई से मेरा मतलब है एंजाइम्स, एस से है सबस्ट्रेट, ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर है। ई एस कॉम्प्लेक्स, जब हम एंजाइम और सबस्ट्रेट को मिलाते हैं तो हमारा एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन जाता है, जिसे हम लोग प्रोडक्ट भी कहते हैं, सॉरी इंटरमीडिएट कहते हैं।
और इसके बाद जो है इसके अंदर EP एंजाइम रिएक्शन होता है, तो फिर इसके अंदर से जो है एंजाइम और जो प्रोडक्ट जो है अलग अलग हो जाता है। इस प्रोडक्ट से जो है हमें एंड में मतलब होता है। तो आप इस रिएक्शन में सीधा सीधा देख सकते हैं, ये जो है हमारा एंजाइम है और ये जो है हमारा सबस्ट्रेट है। हमारा एंजाइम जो है कभी भी रिएक्शन के अंदर ख़त्म ही नहीं होता, ये बार बार जो है रीयूज्ड हो जाता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने एंजाइम और सबस्ट्रेट को जोड़ा तो ये ES कॉम्प्लेक्स बना, और इसके बाद इसकी फर्दर हमने जब इसको तोड़ा तब जो है ये एंजाइम प्लस प्रोडक्ट के रूप में टूट गया, और प्रोडक्ट को जो है हमारी बॉडी को ज़रूरत है तो उसने जो है यूटिलाइज़ कर लिया, और एंजाइम जो है फिर से यहाँ पे आके जो है रीयूज़ हो गया। तो इससे एक जो है स्टेटमेंट निकलती है कि जो एंजाइम होता है किसी भी रिएक्शन के अंदर वो अनचेंज्ड होता है, कभी भी चेंज नहीं होता एक रिएक्शन के अंदर, और वो जो होता है रीयूजेबल होता है, यानी बार बार जो है हम उसे यूज़ कर सकते हैं। इसी वजह से जो एंजाइम है, हेंस एंजाइम आर रिक्वायर्ड इन लो क्वांटिटी, बहुत ही कम क्वांटिटी जो है हमें चाहिए होती है एंजाइम की किसी भी रिएक्शन को जो है किसी भी रिएक्शन के रेट को बढ़ाने के लिए। अगर हम लोग एवरेज रेशो बात करें एंजाइम्स और सबस्ट्रेट का, तो मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ एवरेज रेशो एंजाइम्स और सबस्ट्रेट का क्या होता है। एंजाइम्स का रेशो 10⁻⁶ यानी 10 लाख एंजाइम जो हमारे 10 लाख सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल, ये जो है मैंने यहाँ पर गलत लिख दिया है, उल्टा लिख दिया है, इसको जो है आप काट के एंजाइम और सबस्ट्रेट चेंज कर लीजिए। ये जो हमारा सबस्ट्रेट है और ये जो हमारा एंजाइम है, हमें 10 लाख सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स चाहिए केवल एक मॉलिक्यूल ऑफ एंजाइम को यूटिलाइज करने के लिए, क्योंकि ये एक रिएक्शन के अंदर बार बार जो है अपने आप को रीयूज करवाता रहता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी केमिकल रिएक्शन के ऊपर। केमिकल रिएक्शन के लिए जो मैंने आपको यहाँ पर जो है एक ग्राफ बना रखा है, ग्राफ से पहले जो है मैं आपको एक पॉइंट लिखवाना चाहूँगा, कोई भी रिएक्शन जो है एंजाइम स्टार्ट नहीं कर सकता, बस उसके रेट को जो है वो अप या डाउन कर सकता है। बस यही स्टेटमेंट थी जो कि मैंने आपको पीछे लिखवा भी दी है इंट्रोडक्शन पेज पे। तो आइए अब हम लोग जो है इस ग्राफ को स्टडी करते हैं। इस ग्राफ में जो है मैंने एक्स एक्सिस की तरफ अपना रेट ऑफ रिएक्शन लिया है और वाई एक्सिस की तरफ जो है इसका पोटेंशियल एनर्जी है उसको लिया है। पोटेंशियल एनर्जी जो है हमने EA की फॉर्म में लिया है। EA का मतलब यहाँ पर मैं आपको एक बार लिखवा देता हूँ, इसका मतलब है एक्टिवेशन एनर्जी। आपको ये जो है याद रखना है, इसका फुल फॉर्म क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी। अब आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि जो हमारी रिएक्शन है इस सबस्ट्रेट के लेवल से जो है स्टार्ट हुई और यहाँ से चलते 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 जो है जब हम लोगों ने इसमें विदाउट एंजाइम, बिना एंजाइम के रिएक्शन कैरी करवाई, तब जो हमारी एक्टिवेशन एनर्जी थी वो बहुत ही ज़्यादा लगी। लेकिन जब हम लोगों ने रिएक्शन करवाया विद एंजाइम, एंजाइम के साथ जब हमने इसका रिएक्शन करवाया, तब जो हमें एंजाइम की ज़रूरत पड़ी वो जो हमारी एनर्जी यूज़ हुई वो बहुत ही ज़्यादा कम थी। तो ये जो है हमारा एक डिफरेंस आ गया है इन दोनों की एनर्जी के बीच में, और जो प्रोडक्ट है हमारे हमको जो है सेम लेवल पर मिलता है। और ये जो है हमारा एवरेज पोटेंशियल एनर्जी पोजेस्ड बाय द सबस्ट्रेट, जितनी सबस्ट्रेट ने यूज़ की होती है। तो आप जो है इससे समझ सकते हैं, ये जो आपको मैंने ग्राफ दिखाया इससे एक ही बात समझने की है कि जब एंजाइम होता है विद एंजाइम और एक अगर एंजाइम नहीं है यानी विदाउट एंजाइम, तो इसमें जो हमारी एक्टिवेशन एनर्जी है वो बहुत ही ज़्यादा होती है। और अगर एंजाइम नहीं है तो मैंने यहाँ पे उल्टा बता दिया, जो हमारी एक्टिवेशन एनर्जी है वो बहुत ही कम जो है हमें एनर्जी देनी पड़ती है। लेकिन वहीं अगर हम लोग बिना एंजाइम के चलेंगे तो जो हमें एक्टिवेशन एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा देनी पड़ेगी। सो आइए अब जो हम लोग लास्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं, जिस प्रॉपर्टी का नाम है एफिशिएंसी ऑफ एंजाइम, कि कोई भी एंजाइम जो है कितना एफिशिएंट होता है, हम ये आखिर कैसे पता कर सकते हैं। तो पता करने के लिए इसका कुछ हमने जो है मेज़रमेंट सिस्टम बनाया है, मेज़र किया जाता है। मेज़र जो इसे किया जाता है टर्नओवर ऑफ एंजाइम से किया जाता है, और उसका जो हम लोग कहते हैं टर्नओवर नंबर। और अब ये जो टर्नओवर नंबर है इसको हम लोग के कैट से भी जो है डिनोट करते हैं।
अब मैं जो इसकी डेफिनेशन लिखने वाला हूँ आपके सामने के कैट की, नंबर ऑफ सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल कन्वर्टेड इन प्रोडक्ट, कन्वर्टेड इन प्रोडक्ट बाय 1 मोल ऑफ, बाय 1 मोल, सॉरी ये मोल नहीं है, ये मॉलिक्यूल है, बाय 1 मॉलिक्यूल ऑफ एंजाइम इन 1 मिनट, यानी कितने सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल को एक मॉलिक्यूल एंजाइम कन्वर्ट कर पा रहा है प्रोडक्ट में 1 मिनट के अंदर, उसी को जो है हम लोग के कैट कहते हैं या फिर जो है टर्नओवर नंबर कहते हैं। और जो हमारे एंजाइम की एफिशिएंसी होती है वो टर्नओवर नंबर में जो है काउंट की जाती है। तो जैसा कि मैं आपको यहाँ पर एक एग्जाम्पल देने वाला हूँ, जस्ट छोटा सा एग्जाम्पल है, CO2 + H2O इक्विलिब्रियम स्टेट में है ये, और इसमें जो है मैंने बिना एंजाइम के काम किया है, विदाउट एंजाइम, बिना एंजाइम के जो है ये H2CO3 हाइड्रोजन कार्बोनेट जो एक वीक एसिड है वो बनाती है। इसमें जो मैंने एक्टिवेशन एनर्जी दी है वो 3 किलो कैलोरी दी है, और यहाँ पे जो मेरे को प्रोडक्ट मिला है वो 3 मोल पर, ये जो हमारा 3 मोल पर मिनट आया है ये हमारी के कैट है। अब जो है मैं आपको यहीं पर जो दूसरा एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं इसमें एंजाइम को जो है यूज़ करूँगा, और उस एंजाइम का हमारा नाम है, मैं यहाँ पर पहले लिख देता हूँ विद एंजाइम, और इसमें जो हमने एंजाइम यूज़ किया है इसका नाम है कार्बोनिक एनहाइड्रेज, हाइड्रेज, और इससे भी जो है हमारा H2CO3 ही बनता है। ये जो है हमारा प्रोडक्ट है, और इसके बाद जो है फिर से हमारा इसके साथ एंजाइम बन जाएगा। अब इसके अंदर जो हमने एक्टिवेशन एनर्जी दी है वो केवल और केवल 2 किलो कैलोरी एनर्जी दी है, और आपने यहाँ पर 3 किलो कैलोरी एनर्जी जो है दी है, तो 1 किलो कैलोरी एनर्जी की जो है बचत हो जाती। और बट इसमें आप देखेंगे जो इसका टर्नओवर नंबर या फिर जो के कैट है वो कितना ज़्यादा आएगा, ये जो है सीधा सीधा 36 मिलियन मोल पर मिनट जो है, मॉलिक्यूल पर मिनट जो है आएगा। अब ये जो है इन दोनों के बीच में जो है बहुत ही बड़ा एक डिफरेंस है, तो इसीलिए जो है एंजाइम होने से और ना होने से जो है बहुत बड़ा फ़र्क पड़ जाता है। और जो है मैंने आपको जो है एफिशिएंसी भी निकालना समझा दिया कि हम लोग जो है के कैट के नाम से जो है इसको जो है मेज़र करते हैं। अब जो है मैं आपको 2 एग्जाम्पल दूंगा, एक जो है फास्टेस्ट एंजाइम, ये जो है सबसे तेज एंजाइम है, और एक जो है हमारा सबसे स्लोवेस्ट एंजाइम। इन दो पर जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं नीट में, इसलिए जो मैं आपको लिखवा दे रहा हूँ। फास्टेस्ट एंजाइम है हमारा कार्बोनिक एनहाइड्रेज, जिसका मैंने आपके सामने एग्जाम्पल भी जो है लिया था, और जो हमारा स्लोवेस्ट एंजाइम है वो है लाइजोजाइम एंजाइम, लाइजोजाइम एंजाइम। आप लोग जो है कमेंट में बताइए कि लाइजोजाइम एंजाइम जो है कहाँ पर रिलीज़ होता है हमारी बॉडी में, और उसका जो है क्या इस्तेमाल होता है। अब जो है नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम को, कि एंजाइम्स जो है हमारे कैसे क्लासिफाइड हैं। तो यहाँ पर जो है मैंने एंजाइम्स की क्लासिफिकेशन जो है पहले से ही करके रखी है। जो हमारे एंजाइम्स हैं वो बेसिकली, मैं सबसे पहले एक बार पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ। हमारे एंजाइम्स जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। फर्स्ट इज़ सिंपल एंजाइम एंड सेकंड इज़ कॉन्जुगेटेड एंजाइम। सिंपल एंजाइम को जो है हम लोग प्योर प्रोटीन भी कहते हैं। ये जो है क्योंकि पूरी तरीके से प्रोटीन से बने हुए होते हैं, जैसे कि पेप्सिन हो गया, ट्रिप्सिन हो गया। ये जो दोनों मैंने आपके एग्जाम्पल लिखवाए हैं, आपको जो है काम है कमेंट में बताएंगे आप कि जो है हमारी बॉडी में कहाँ पर रिलीज़ होते हैं। और जो हमारे दूसरे तरीके के एंजाइम होते हैं वो कॉन्जुगेटेड एंजाइम। कॉन्जुगेटेड एंजाइम भी फर्दर दो तरीके के दो चीज़ों से मिलकर बने होते हैं। एक उनके अंदर प्रोटीन पार्ट होता है, एक जो है उनके अंदर नॉन प्रोटीन पार्ट होता है। तो जो प्रोटीन पार्ट होता है उसको हम लोग कहते हैं एपो एंजाइम, और जो हमारा नॉन प्रोटीन पार्ट होता है उसको हम लोग कहते हैं कोफैक्टर। अब जो हमारा नॉन प्रोटीन पार्ट यानी कोफैक्टर होता है वो भी फर्दर दो टाइप का होता है। वो होता है हमारा ऑर्गेनिक और एक होता है हमारा इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक भी जो है हमारा फर्दर दो टाइप का होता है। तो यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा जो है डिफरेंस, मतलब कह सकते हैं कि आप बहुत ज़्यादा जो है बांटा गया है। तो आप जो है एक बार अच्छे से इसको देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। इसीलिए मैंने जो है आपके लिए पहले ही लिख दिया कि आपका जो है टाइम वेस्ट ना हो। ऑर्गेनिक जो है हमारा दो में डिवाइडेड होता है, को एंजाइम्स और प्रोथेटिक ग्रुप।
कोएंजाइम्स जो होते हैं हमारे लूजली बाउंड होते हैं, यानी धीरे हल्के हल्के जो है चिपके हुए होते हैं, और जो हमारा प्रोथेटिक ग्रुप होता है वो हाईली बाउंडेड होता है। इसके एग्जांपल FAD, NAD, मैंने जो है आपको यहीं इसी चैप्टर में जो है पीछे पढ़ा रखा है FAD क्या होता है, NAD क्या होता है। और जो हमारे प्रोथेटिक ग्रुप होते हैं वो होते हैं हीम ऑफ कैटालेज एंजाइम। अब जो हमारा इनऑर्गेनिक जो भी होता है हमारा कोफैक्टर, वो होता है हमारा मेटेलिक एक्टिवेटर्स। इसका एग्जांपल है Zn2+ CA एंजाइम के अंदर, निकल यूरिएज एंजाइम के अंदर, और Cl नेगेटिव सेलेवरी एमाइलेस के अंदर, जो कि सलाइवा के अंदर जो है एक एंजाइम होता है सेलेवरी एमाइलेस, उसके अंदर जो Cl नेगेटिव प्रेजेंट होता है। तो हमने जो है एंजाइम का क्लासिफिकेशन देख लिया। एंजाइम का क्लासिफिकेशन कोई भी डिफ़िकल्ट नहीं है, आप जो है इसको एक बार देखेंगे आपको ईजिली समझ आ जाएगा। सो नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग चलते हैं और हम लोग देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन की। जो एक एंजाइम है वो एक्चुअली वर्क कैसे करता है। सो मैकेनिज्म जो है एंजाइम एक्शन का, उसके ऊपर जो है हमारे पास दो थ्योरीज हैं। पहली थ्योरी का नाम है कॉक एंड की थ्योरी। तो ये जो थ्योरी है हमारी कॉक एंड की थ्योरी, ये किसने प्रपोज्ड की थी ये आपको जो है जानना बहुत ज़रूरी है। ये जो प्रपोज की गई थी वो फिशर नाम के जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने जो है प्रपोज की है। और जो इस स्ट्रक्चर होता है एंजाइम का वो लॉक एंड जो लॉक होता है, ये जो हमारा L है लॉक, जो हमारा लॉक होता है वो एंजाइम होता है, और जो हमारा की होता है वो सबस्ट्रेट होता है। जो है ये डायग्राम देख सकते हैं जो कि मैंने अभी इंटरनेट से पेस्ट किया है। यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं ये जो है हमारा एंजाइम है और ये जो है हमारा सबस्ट्रेट है। अब ये दोनों जो है एक लॉक और की तरह वर्क करते हैं। आप इसको कह सकते हैं लॉक, और ये जो है हमारा इसको आप कह सकते हैं की। तो ये जो है जब दोनों जुड़ते हैं, ताला और चाबी जब एक साथ हो जाते हैं, तब जो है एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स जो है बन जाता है। उसके बाद जो है एंजाइम और सबस्ट्रेट जो है एक साथ वर्क करते हैं, उनके अंदर रिएक्शन होता है और एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स में जो है वो चेंज हो जाते हैं। उसके बाद जो प्रोडक्ट होता है और जो हमारा सबस्ट्रेट होता है वो अलग, प्रोडक्ट जो है हमारा अलग हो जाता है और एंजाइम जो होता है हमारा अलग हो जाता है। ये क्या है, हमारा एंजाइम है। तो आई होप आपको लॉक एंड की थ्योरी जो है समझ आई होगी। बहुत ही ज़्यादा आसान है ये लॉक एंड की थ्योरी। इसके बाद जो नेक्स्ट है हमारी इंड्यूस्ड फिट थ्योरी है, और ये जो है आपको जो है इसके साइंटिस्ट का नाम याद करने की ज़रूरत नहीं है। इसके अंदर जो है एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि एक्टिव साइट के पास जो होते हैं दो कंपोनेंट्स होते हैं। एक्टिव साइट हैव टू कंपोनेंट्स, पहला जो होता है हमारा बटरिंग साइट होता है। फर्स्ट इज बटरिंग साइट, अटैचमेंट ऑफ, जहाँ पर जो है हमारा सबस्ट्रेट का जो है अटैचमेंट होता है। और दूसरा होता है हमारा कैटालिटिक साइट। कैटालिटिक साइट जो होता है हमारा, वहाँ पर जो है ब्रेक होता है, हमारा न्यू बॉन्ड जो है वहाँ पर फॉर्मेशन होता है। यहाँ पर क्या होता है, अटैचमेंट ऑफ सबस्ट्रेट। और जो हमारा कैटालिटिक साइट होता है वहाँ पर बॉन्ड जो है ब्रेक होते हैं और जो है बनते हैं। बॉन्ड ब्रेक एंड फॉर्म, ओल्ड बॉन्ड ब्रेक एंड न्यू बॉन्ड फॉर्म। तो अब जो हम इसको डायग्रामेटिक बेस पे देखते हैं। ये जो आपको एंजाइम दिख रहा है ये जो हमारा एंजाइम है, और ये जो है आप दोनों देख सकते हैं सबस्ट्रेट हैं। दोनों के दोनों जो है इसमें आ जाते हैं, तब हम इसको कहते हैं एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। और यहाँ पर जो है इनके बीच में रिएक्शन होता है और फिर जो प्रोडक्ट होता है और जो एंजाइम होता है वो दोनों के दोनों जो है अलग हो जाते हैं। इसमें बटरिंग साइट कौन सी होती है और बॉन्ड साइट कौन सी होती है। तो आप जो देख सकते हैं ये जो है हमारी, ये हमारी क्या है, कैटालिटिक साइट है। ये जो आप देख पा रहे हैं ये हमारी क्या है, कैटालिटिक साइट है। दिस इज कैटालिटिक साइट। और ये जो है हमारे, ये मैं एक बार इसको चेंज करता हूँ। ये जो है हमारी कैटालिटिक साइट है, और ये जो हमारी साइट है ये और ये जो दो साइट है हमारी बटरिंग साइट है। इनको हम लोग कहते हैं बटरिंग साइट। These are called buttering site, these are called catalytic site. आई होप आपको जो है इंड्यूस्ड फिट थ्योरी जो है समझ आई होगी। इंड्यूस्ड फिट थ्योरी के बाद जो है अफेक्टिंग एंजाइमेटिक एक्टिविटी के अंदर हम जो है पहला फैक्टर पढ़ने जा रहे हैं, टेम्परेचर। तो जो हमारा टेम्परेचर है उसकी जो नॉर्मल रेंज होती है हमारी बॉडी के अंदर वो होती है 28 डिग्री सेल्सियस,
जो नॉर्मल रेंज होती है वो 10 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक होती है। बट एक जो टेम्परेचर होता है ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर एंजाइम की एंजाइमेटिक एक्टिविटी, वो टेम्परेचर जिस पर जो हमारा एंजाइम है वो वर्क करता है, उसको हम लोग कहते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर एंजाइम्स। तो पहले उस टेम्परेचर को हम लोग नोट करते हैं, ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर एंजाइमेटिक एक्टिविटी। इज 28 to 30 डिग्री सेल्सियस, यानी 28 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो है हमारी बॉडी के अंदर जो एंजाइम्स हैं वो जो है अच्छे तरीके से एक्टिव रहते हैं और वर्क कर रहे होते हैं अपना। इसके बाद नेक्स्ट जो है हमारा लो टेम्परेचर पर क्या होता है एंजाइम के साथ। अगर हम जो है लो टेम्परेचर में हो तो हमारी बॉडी के अंदर के जो एंजाइम्स हैं वो टेम्पररली इनएक्टिव हो जाते हैं, टेम्पोरेरली इनएक्टिव। बट अगर हम जो है हाई टेम्परेचर पर जाते हैं, जब हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाता है, तब जो है वो परमानेंटली इनएक्टिव हो जाता है एंजाइम, परमानेंटली इनएक्टिवेट्स एंजाइम। और इसी को हम लोग डीनेचुरेशन कहते हैं। दिस इज कॉल्ड डीनेचुरेशन। इस पर जो है क्वेश्चन भी आता है कि डीनेचुरेशन किसे कहा जाता है। जब हमारा एंजाइम जो होता है वो परमानेंटली इनएक्टिव हो जाता है तब हम जो इसे डीनेचुरेशन कहते हैं। डीनेचुरेशन के अंदर एक चीज़ होती है, डीनेचुरेशन के अंदर जो हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड होता है दो नाइट्रोजन बेसिस के बीच में, वो ब्रेक हो जाता है, जिस वजह से जो एंजाइम है वो हमारा डीनेचर हो जाता है। अब जो नेक्स्ट चीज़ टेम्परेचर के अंदर मैं आपको पढ़ाऊँगा वो है हमारी टेम्परेचर कॉफिशिएंट। जब हमारा एट टी डिग्री सेंटीग्रेड्स टेम्परेचर पर जो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन है, रेट ऑफ रिएक्शन को मैं रेट ऑफ RXN, रिएक्शन को मैं RXN ही लिख रहा हूँ, इसका मतलब रिएक्शन है। हमारा टी डिग्री सेंटीग्रेड्स टेम्परेचर पर जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है अगर वो x है, तो अगर हम लोग बात करते हैं T-10 डिग्री सेंटीग्रेड्स की, अगर टेम्परेचर में से 10 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है तो हमारा जो रेट ऑफ रिएक्शन बचेगा, रेट ऑफ रिएक्शन वो हमारा x/2 हो जाएगा। और अगर यहीं पर हम जो है अपना टेम्परेचर जो है 10 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ा देंगे तो जो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन है वो x × 2 हो जाएगा, यानी 2x हो जाएगा। यही एक छोटी सी बात थी जो कि टेम्परेचर कोफिशिएंट से रिलेटेड मेरे को आपको बतानी थी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट फैक्टर की तरफ जिसके ऊपर जो है एंजाइम की एक्टिविटी जो है डिपेंडेंट होती है। तो हमारा जो सेकंड फैक्टर है वो है हमारा पीएच। पीएच आप शुरू से पढ़ते आ रहे होंगे, पीएच को हम लोग कहते हैं H+ आयन कंसंट्रेशन। H+ आयन कंसंट्रेशन इज कॉल्ड पीएच। डिफरेंट एंजाइम्स जो है अपना डिफरेंट पीएच शो करते हैं, डिफरेंट एंजाइम्स शो डिफरेंट पीएच। इसके बाद जो ज़्यादातर जो एंजाइम्स होते हैं, मोस्ट एंजाइम्स, वो हमारे न्यूट्रल पीएच पर वर्क करते हैं। मोस्ट एंजाइम्स वर्क एट न्यूट्रल पीएच, दैट इज पीएच इज इक्वल टू 7। इसके बाद अगर एग्जाम्पल की बात करें उसमें तो हम एग्जाम्पल से, जैसे हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है सलाइवरी अमाइलेस, जो कि हम जानते हैं सलाइवा के अंदर हमें देखने को मिलता है। उसका जो पीएच होता है वो 6.8 होता है, जिसे कि हम लोग स्लाइटली एसिडिक भी कहते हैं। हल्का सा एसिडिक नेचर जो होता है इसका होता है। सेकंड बात करें तो हम होता है पेप्सिन एंजाइम, जो कि हमारे स्टमक के अंदर देखने को मिलता है, जो कि प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करने में मदद करता है। अगर आपको पता हो तो जो हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है हमारे स्टमक के अंदर, वो जो है इस पेप्सिन एंजाइम को एक्टिवेट करता है। ये इनएक्टिव फॉर्म में पेप्सिनोजन की फॉर्म में प्रेजेंट रहता है। वो जैसे ही हमारे स्टमक का पीएच 1.2 से 1.8 पे आता है तो जो ये पेप्सिन एंजाइम है वो एक्टिवेट हो जाता है। थर्ड बात करते हैं हम ट्रिप्सिन की। ट्रिप्सिन भी जो है हमारा एक एंजाइम है जो कि हमारे स्टमक में रिलीज़ होता है। इसका जो पीएच है वो 8.2 से लेके 8.8 होता है। ये जो है हमारे हाई एसिडिक स्टमक को वापस से जो है नॉर्मल एसिडिक कर देता है, न्यूट्रल पे लाने के में जो है मदद करता है।
थर्ड जो टॉपिक हम लोग देखने जा रहे हैं, थर्ड टॉपिक दैट इज सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन, जिस पे एंजाइम की एक्टिविटी जो है डिपेंड करती है। सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन क्या होता है? सबस्ट्रेट का कितना जो है कंसंट्रेशन है हमारे एंजाइम के अंदर, एंजाइम एक्टिविटी के अंदर, उसको हम लोग कहते हैं सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। जैसे जैसे हम लोग जो है विद इंक्रीज इन सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, अगर हम लोग सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को जो है बढ़ाते हैं, विद इंक्रीज इन सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, जो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन है वो भी इंक्रीज करता है। रेट ऑफ रिएक्शन ऑल्सो इंक्रीजेज, बट जो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन है वो एक पॉइंट पर जाके रुक जाता है, बट बिकम्स स्टेडी एट सम टाइम, आफ्टर सम टाइम। इसके बीच में जो है मेरे को आपको एक ग्राफ बताना है जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिससे आपको जो है ये जो मैंने लाइन लिखी है आपको बहुत ही अच्छे से समझ आ जाएगी। तो ग्राफ का जो एक्स एक्सिस है इस पे हम लोग रखते हैं सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन को, और जो हमारा वाई एक्सिस है इसमें हम रखेंगे अपनी रेट ऑफ रिएक्शन को। तो जो हमारा कुछ ग्राफ होता है वो कुछ इस तरीके से बनता है, ऐसा हमारा कुछ ग्राफ होता है। रेट ऑफ रिएक्शन को हम लोग वेलोसिटी की फॉर्म में रखते हैं। ये एक जो पॉइंट है हमारा, दिस पॉइंट, इस पॉइंट पर जो है हमारा मिशेल कांस्टेंट आता है। मिशेल कांस्टेंट के बारे में भी मैं जो हूँ आपको अभी बताऊंगा, आप अभी जो है टेंशन ना ले, मिशेल कांस्टेंट के बारे में भी मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। मिशेल कांस्टेंट पे जो हमारी वेलोसिटी होती है, यानी जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है, वो Vmax/2 होता है। और ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है, इस पॉइंट पर जो है रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो सबसे हाई होता है, सबसे हाईएस्ट रेट ऑफ रिएक्शन आपको जो है यहाँ पर देखने को मिलता है। यहीं पर जो हमारे सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन होती है वो भी सबसे ज़्यादा होती है, और इसके बाद जो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो स्टडी हो जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज़ करती है, पहले आपको दिख रहा है इंक्रीज़ कर रही है यहाँ से यहाँ, उसके बाद जो है स्टडी हो जा रही है, देखिए ये यहाँ से यहाँ तक स्टडी हो गई। तो ये जो पॉइंट है यहाँ पर जो हमारी वेलोसिटी होती है, यानी जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो Vmax होता है। तो अब मैं आपको बताने वाला हूँ मिशेल कांस्टेंट के बारे में। मिशेल कांस्टेंट पे भी जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मिशेल्स कांस्टेंट, ये वो अमाउंट होता है हमारे सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन का। मैं आपको कोई एक्चुअल डेफिनेशन नहीं लिखवाने वाला इसकी, क्योंकि कोई है भी नहीं, मैं जो बस आपको बोलने वाला हूँ, आप जो है अपने वर्ड्स में लिख सकते हैं। ये हमारा वो कंसंट्रेशन होता है सबस्ट्रेट का जहाँ पर जो हमारी रेट ऑफ जो रिएक्शन होती है वो उसकी वेलोसिटी Vmax/2 हो जाती है। तो इसकी डेफिनेशन जो है कुछ इतनी सी ही है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है हमारा एंजाइमेटिक इनहिबिशन के बारे में, जो जिसके ऊपर जो है हमारा एंजाइम एक्टिविटी जो है डिपेंड करती है। एंजाइमेटिक इनहिबिशन क्या होता है, सबसे इम्पॉर्टेंट पहले मैं आपको ये बताता हूँ, तो इसलिए मैं इसको यहाँ से इरेज कर लेता हूँ। एंजाइमेटिक इनहिबिशन क्या होता है? इनहिबिशन का मतलब हम लोग अब तक शुरू से पढ़ते आ रहे हैं इनहिबिशन के बारे में। इनहिबिशन मतलब किसी चीज़ को रोक देना, एक वो सब्सटेंस, अ सब्सटेंस विच prevents substrate to convert into product, substrate to convert into product। वो सब्सटेंस जो कि सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट बनने में जो है इनहिबिट करता है, यानी उसके बीच की बाधा बनता है, जिससे कि जो हमारा सबस्ट्रेट होता है वो प्रोडक्ट नहीं बन पाता। और कैसे करता है? बाय बाइंडिंग विद एंजाइम। ये जो है खुद एंजाइम के साथ जो है बाइंड कर जाता है, जिस वजह से जो हमारा सबस्ट्रेट है वो प्रोडक्ट में जो है कन्वर्ट नहीं हो पाता है। तो मैं सबसे पहले आपको जो है फर्स्ट अगर एग्जांपल दूँ, तो जो हमारा फर्स्ट एंजाइम है दैट इज़ कॉम्पिटिटिव एंजाइम। कॉम्पिटिटिव एंजाइम, कॉम्पिटिटिव एंजाइम के अंदर क्या होता है? हमारा जो सबस्ट्रेट होता है, सबस्ट्रेट को मैं एस से डिनोट करने वाला हूँ। ये जो हमारा सबस्ट्रेट होता है और जो हमारा इनहिबिटर होता है, उनका जो स्ट्रक्चर होता है हैव ऑलमोस्ट सेम स्ट्रक्चर। दोनों का जो स्ट्रक्चर है वो ऑलमोस्ट सेम होता है।
और ये जो दोनों हैं ये compete करते हैं, compete to bind with active sites on enzyme, active sites on enzyme, यानी एंजाइम पे जो हमारे एक्टिव साइट्स होते हैं जहाँ पर जो हमारा सबस्ट्रेट ज्वाइन होता है, इन दोनों के बीच में अब कंपटीशन होने लगेगा कि कौन जो है ज्वाइन करेगा एंजाइम के ऊपर। तो देखा गया है कि इनहिबिटर जो है ज़्यादा फास्ट और अच्छे तरीके से ज्वाइन हो जाता है, इस वजह से जो है सबस्ट्रेट हमारा जो है प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो पाता है। अब अगर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं एग्जाम्पल्स की, तो यहाँ पर जो है हमें 3 तरीके के एग्जाम्पल देखने को मिलता है। एनसीईआरटी में जो है हमारे पास 2 तरीके के एग्जाम्पल हैं। फर्स्ट जो है हमारा सक्सीनेट का है, आप एनसीईआरटी में पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा। एक सक्सीनेट है जो कि कन्वर्ट होता है सक्सीनेट डीहाइड्रोजिनेस के अंदर, सक्सीनेट डीहाइड्रोजिनेस, ये जो कन्वर्ट होता है वो होता है हमारा फ्यूमरेट के अंदर। बट यहाँ पर क्या होता है, इनहिबिटर आने की वजह से ये जो है सक्सीनेट में कन्वर्ट ना हो। सक्सीनेट जो है हमारा एंजाइम, जो ये है हमारा इनहिबिटर है, और ये क्या करता है, यहाँ पर जो है हमारे पास मेलोनेट होता है, मेलोनेट 1 करके, इसको जो है हमें प्रोडक्ट इस फ्यूमरेट के अंदर कन्वर्ट कराना होता है। लेकिन जो सक्सीनेट है वो हमारा एंजाइम सक्सीनेट डीहाइड्रोजिनेस के साथ जो है अच्छे तरीके से बाइंड हो जाता है, तो हमारा फ्यूमरेट की जगह कुछ और बन जाता है, तो हमारा जो सबस्ट्रेट है वो ऐसे ही खाली का खाली पड़ा रह जाता है। दूसरा एग्जांपल हम देखते हैं अपना सल्फ़र ड्रग्स का, जो इस्तेमाल होता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन के अंदर। एनसीईआरटी के अंदर इतना ही लिखा हुआ है, यूज़ ऑफ सल्फ़र ड्रग्स इन ट्रीटिंग बैक्टीरियल इन्फेक्शन। बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए जो सल्फ़र ड्रग्स यूज़ होते हैं। अब जो है हम नेक्स्ट देखेंगे कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन के बाद नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन के बारे में। नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन के अंदर क्या होता है, जो स्ट्रक्चर होता है हमारा, स्ट्रक्चर ऑफ सबस्ट्रेट एंड इनहिबिटर आर डिसिमिलर। इन दोनों का जो स्ट्रक्चर होता है वो एक जैसा होता ही नहीं है, अलग अलग होता है। तो इस केस में होता क्या है, इस केस में जैसे ये समझ लीजिए हमारा एक एंजाइम है, ये हमारा एक एंजाइम है। इस एंजाइम पे जो है यहाँ पर हमारा सबस्ट्रेट ज्वाइन हो रहा है, और यहाँ पर जो है हमारा इनहिबिटर भी ज्वाइन हो जा रहा है। अब इनहिबिटर के ज्वाइन होने से क्या होता है कि ये जो इसकी एक एक्टिव साइट रहती है वो खाली पड़ जाती है, और जो इनहिबिटर होता है वो यहाँ ज्वाइन होने के बजाय, जो ये साइट है यहाँ पर ज्वाइन होने की बजाय, जो हमारा इनहिबिटर है वो किसी और लोकेशन पर ज्वाइन हो जाता है। तो सबस्ट्रेट तो हमारा यहाँ ज्वाइन हो गया, लेकिन जो हमारा इनहिबिटर है वो यहाँ पर ज्वाइन हो जाता है। इस वजह से जो है हमारा कोई भी प्रोडक्ट फॉर्म नहीं होता, नो प्रोडक्ट फॉर्म्ड। तो मैं यहाँ पर ये पॉइंट लिखवा देता हूँ आपको, इनहिबिटर डज नॉट बाइंड टू एक्टिव साइट। एक्टिव साइट पर जो हमारा इनहिबिटर जो है वो बाइंड नहीं करता, ये जो है कहीं और बाइंड कर जाता है एंजाइम पर। इट बाइंड्स ऑन एंजाइम अनदर प्लेस, अनदर साइट, प्लेस अच्छा नहीं होगा, साइट सही होगा। अब इसके अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं, तो एग्जाम्पल में हमारे पास एक ही एग्जाम्पल है इसका, साइनाइड पॉइजनिंग ऑन साइटोक्रोज ऑक्सीडेज एंजाइम। और ये भी जो है हमारा एनसीईआरटी के अंदर नहीं था, लेकिन मैंने जो है आपको कहीं और से बताया है, साइनाइड पॉइजनिंग ऑन साइटोक्रोज ऑक्सीडेज एंजाइम। अगर आप लोगों को वीडियो पूरी अच्छी तरीके से समझ आ रही हो तो आप प्लीज़ अपना लाइक ज़रूर करें, और अगर आपको चैनल पसंद है तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, और आप जो है लेटेस्ट वीडियो के लिए बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन करें। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप जो है कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट कर सकते हैं, आपको मैं उसका रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। और जो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें, वहाँ पर जो है हम लेटेस्ट पोस्ट्स हो गए, लेटेस्ट क्वेश्चंस हो गए, इन सबको पोस्ट करते रहते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा वो है एलोस्टेरिक एंड फीडबैक इनहिबिशन। ये जो हमारा लास्ट टाइप का इनहिबिशन है। तो इसके अंदर क्या होता है, प्रोडक्ट जो होता है हमारा, जैसे हमारा सबस्ट्रेट
जैसा मैंने आपको अब तक पढ़ाया कि सबस्ट्रेट मिलता है, एंजाइम मिलता है और एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन जाता है और इसके बाद जो है हमारा एंजाइम अलग हो जाता है और यहाँ पर जो है हमारा प्रोडक्ट फॉर्म हो जाता है और जो हमारा एंजाइम है वो बच जाता है। इसके अंदर क्या होता है, जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है, प्रोडक्ट एक्ट एज इनहिबिटर, प्रोडक्ट ही जो है हमारा इनहिबिटर की तरह एक्ट करने लगता है। जब एक्सिस में जो है प्रोडक्ट बन जाता है तो वो एक इनहिबिटर की तरह यहाँ पर आके जो है एक्ट करने लगता है। इस वजह से जो है इसका प्रोडक्शन रुक जाता है। तो ये एक तरीके का मैकेनिज्म है जो कि बॉडी के अंदर होता है। जैसा कि हमने देखा है ग्लूकोज मॉलिक्यूल के अंदर, ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो है हमारा कन्वर्ट होता है एटीपी को यूज़ करके किसके अंदर, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के अंदर जो है कन्वर्ट होता है। PO4 को मैं फॉस्फेट से डिनोट कर रहा हूँ और ADP जो है यहाँ पर बनती है हमारी। लेकिन जैसे ही एक्सिस में जो है हमारी ग्लूकोज बनने लगते हैं, जैसे ही हमारी एक्सिस में ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनने लगता है तो ये जो है इस पर नेगेटिव इम्पैक्ट भेजता है और जो हमारा ये प्रोडक्ट है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट यही जो है एक इनहिबिटर की तरह एक्ट करने लगता है। तो मैंने आपको जो है सारे तरीके के इनहिबिशन पढ़ा दिए, मैंने आपको सारे फैक्टर्स पढ़ा दिए जिस पे जो है एंजाइमेटिक एक्टिविटी जो है डिपेंड करती है। अब जो है मैं आपको लास्ट टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ इसका, दैट इज़ क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम्स, कि हमने जो एंजाइम्स हैं उनको किस तरीके से जो है क्लासीफाई किया है और उनकी जो नेमिंग है वो कैसे किया है। तो सबसे पहले सीरियल नंबर सबको पता है लाइन वाइज होती है। एंजाइम कमीशन नंबर, ये जो है एंजाइम कमेटी होती है उसने जो है इनको एंजाइम के नंबर दे रखे हैं, तो इस नंबर के हिसाब से आपको याद रखना पड़ेगा। और ये जो है हमारा एंजाइम का नेम है, उसके बाद उस एंजाइम का फंक्शन, उसके बाद जो है उस एंजाइम के एग्जाम्पल। तो नंबर 1 पे जो एंजाइम है वो है हमारा ऑक्सीडो रिडक्टेसिस और डीहाइड्रोजिनेसिस। अब ये इसका जो फंक्शन है वो क्या है, इसका फंक्शन होता है हेल्प्स इन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन होते हैं उसके अंदर जो है ये एंजाइम की तरह जो है एक्ट करता है। इसके एग्जांपल की बात करें तो है हमारा कैटेलेज, ऑक्सीडेज, डिहाइड्रोजिनेज, परऑक्सीडेज एक्सेट्रा। सेकंड जो है हमारा एंजाइम है वो है ट्रांसफरेसेस, और इसका काम क्या होता है, ये हमारा जो है ट्रांसफ़र ऑफ फंक्शनल ग्रुप में जो है मदद करता है। जो भी फंक्शनल ग्रुप होते हैं जैसे OH हो गया, COOH हो गया, CHO हो गया, हमारा कीटोन हो गया, हमारा एल्डिहाइड हो गया, हमारा NH2 हो गया, इन ये जो हमारे फंक्शनल ग्रुप हैं इनका जो है ट्रांसफ़र कराते हैं, एक्सेप्ट H+ का जो है ये ट्रांसफ़र नहीं करा पाते। अब जो है हम एग्जाम्पल इसके बात करें तो वो है अमीनो ट्रांसफरेस काइनेस, जिसको हम हेक्सोकाइनेस भी कहते हैं। थर्ड जो हमारा एंजाइम कमीशन नंबर के हिसाब से थर्ड एंजाइम जो है हमारा हाइड्रोलेसिस है, और इसका फंक्शन क्या है, क्लीवेज ऑफ बॉन्ड विद एडिशन ऑफ वाटर। ये क्या करता है, एडिशन ऑफ वाटर, जब हम पानी ऐड करते हैं तो किसी भी बॉन्ड को जो है क्लीव कर लेता है, यानी चारों तरफ से घेर लेता है, और क्या करता है, ब्रेक करता है बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स को स्मॉलर मॉलिक्यूल्स के अंदर। इसका एक और फंक्शन है, ये जो है एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट के अंदर भी जो है काम आता है। एग्जाम्पल की बात करूँ तो मैं ये जो है प्रोटीएसिस, लाइपेसिस, अमाइलेस, माल्टोस, जैसा कि मैंने आपको बताया, तो ये जो है हमारे बड़े बड़े प्रोटीन मॉलिक्यूल्स की यहाँ पर भी काम आता है। बड़े प्रोटीन मॉलिक्यूल्स को जो है छोटे छोटे अमीनो एसिड की चेन में जो है कन्वर्ट करता है। अगर हम अपने फोर्थ एंजाइम की बात करें तो वो है हमारा लाइलेजेस। अब ये क्या करता है, ये ब्रेक करता है बॉन्ड को विदाउट एडिशन ऑफ वाटर, बिना पानी के ऐड किए जो है हमारे बॉन्ड्स को जो है ये ब्रेक कर देता है, और ये क्या करता है, डबल बॉन्ड को जो है इंट्रोड्यूस करता है। एग्जाम्पल इसका एल्डोलेस है। फिफ्थ एंजाइम जो है हमारा वो है आइसोमेरेजेस। इसका क्या फंक्शन होता है, इंटर कन्वर्जन करता है ये आइसोमर्स के अंदर, इसीलिए जो है इसका नाम थोड़ा आइसोमेरेजेस है। तो आप इसे अच्छे से याद रख पाएंगे कि जो है ये आइसोमर्स के अंदर जो है कन्वर्ट होता है। एग्जाम्पल इसका हेक्सो आइसोमरेज है, और इसका जो है मैंने एग्जाम्पल भी दे रखा है, जो कि हमारा ग्लूकोज होता है, जो कि हमारा फ्रक्टोज के अंदर कन्वर्ट होता है। सिक्स्थ एंजाइम की हम बात करते हैं वो है हमारा लाइगेसिस। लाइगेसिस क्या करता है, हमारा यूज़ करता है ATPs को, स्मॉल मॉलिक्यूल्स को, जिससे कि जो है बड़े मॉलिक्यूल्स बनाता है। सबसे पहले ये ATP आयंस को इस्तेमाल करता है, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स को जोड़ता है और उनको जो है एक बड़ा मॉलिक्यूल जो है बना देता है। एग्जाम्पल इसका है DNA लाइगेस और जो है PEP कार्बोक्सिलेजेस। इसके बाद जो है हमारा एक छोटा सा टॉपिक बचा है, बहुत ही छोटा सा, दैट इज़ कोफैक्टर्स। कोफैक्टर्स जो है मैंने आपको पीछे भी पढ़ाया है, जब मैं आपको एंजाइम की जो है क्लासिफिकेशन पढ़ा रहा था तभी मैंने आपको जो है कोफैक्टर्स भी पढ़ाया है। तो लेकिन मैं आपको फिर से बता देता हूँ थोड़ा डीप में। कोफैक्टर क्या होते हैं, हमारे नॉन प्रोटीन पार्ट होते हैं।
बट जो हमारे प्रोटीन पार्ट होते हैं उसे क्या कहा जाता है, प्रोटीन पार्ट भी मैं आपको बता देता हूँ उसे क्या कहा जाता है। प्रोटीन पार्ट को मैंने आपको पीछे भी बताया था, मैं अभी भी बता दे रहा हूँ, एपो एंजाइम जो है कहा जाता है। इसी लेक्चर में मैंने जो आपको पीछे बताया था, तो आप थोड़ा पीछे करके भी देख सकते हैं, फिर आपको याद हो। प्रोटीन पार्ट को हम जो है एपो एंजाइम कहते हैं, और नॉन प्रोटीन पार्ट को जो है हम लोग अपना कोफैक्टर कहते हैं। तो कोफैक्टर जो है हमारे भी फर्दर 2 तरीके के होते हैं, सॉरी 3 तरीके के होते हैं। एक होता है प्रोस्थेटिक ग्रुप, एक होता है कोएंजाइम, और एक होते हैं मेटल आयंस। प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या होता है? प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है हाईली बाउंड एंजाइम, वो एंजाइम जो कि हाईली मतलब भारी तरीके से जो है उसको हर चारों तरफ से जो है दबा के रखा गया है। और कोएंजाइम्स क्या होते हैं? हमारे लूजली बाउंड एंजाइम, हल्के हल्के अलग अलग है सारे। एग्जाम्पल इसका जो है हीम ऑफ कैटेलाइज एंजाइम, कैटेलाइज एंजाइम के अंदर जो हीम होता है, हीम ग्रुप होता है, वो जो है हाईली बाउंडेड होता है। कोएंजाइम के अंदर जो है FAD NAD, मैंने इनकी फुल फॉर्म में आपको यहाँ पर नहीं बताऊंगा, मैंने जो है अपने पिछले लेक्चर में जो है आपको ये अच्छे तरीके से बता रखा है। मेटल आयंस की हम बात करते हैं। मेटल आयंस के अंदर होता है हमारा Zn2+ Ca एंजाइम के अंदर, निकल होता है हमारा यूरिएज के अंदर, क्लोरीन होता है हमारा स्लाइवरी अमाइलेज के अंदर। मैंने जो है आपको फुल चैप्टर पढ़ा दिया है। अब यहाँ पर एंजाइम कोफैक्टर्स को लेके जो है हमारे फुल चैप्टर जो है ख़त्म हो चुका है अब यहाँ पर, जो कि है बायोमोलिक्यूल्स। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है स्टार्ट करेंगे ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स को। सो तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अगर आपको जो है वीडियोस अब तक पसंद आई, ये चैप्टर अगर आपको पसंद आया, अगर आपको कोई और चैप्टर का सुझाव देना है पहले पढ़ाने के लिए, तो मैं वो भी पढ़ा सकता हूँ, आप जो है कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।